नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट के दूसरे सेशन के बारे में, जिसमें क्या होगा कि एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू बजट से बन सकते हैं 2022-23 में, उन पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद में इसके एक्सप्लेनेशन को देखना है। पहला कथन क्या है कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से उत्पन्न किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। यह पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है? आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। तीसरा कथन क्या है? उपहार मतलब गिफ्ट के रूप में क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कर लगाया जाएगा। समझते हैं एक एक क्या है। पहला है किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति। देखो बजट का जब अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं की गई है। उसमें क्या बात किया गया है? वर्चुअल एसेट के बारे में बात की गई है। अब वर्चुअल एसेट में सब कुछ आ जाता है, बिटकॉइन, ये इथेरियम। और यदि मान लीजिए कल को आने वाले समय में आरबीआई के द्वारा कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाती है तो वो भी एक वर्चुअल एसेट ही हो जाता है। तो उसके बारे में बात की गई है बजट में। आभासी डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से उत्पन्न किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, शेयर मार्केट में ये जो पैसा निवेश किया जाता है उसमें, और 10,000 रुपये का मान लीजिए लाभ हो गया, और किसी दूसरे शेयर में उसको 3,000 रुपये का लॉस हो गया। अब क्या होगा कि उसको 7,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो? उसको 7,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो वर्चुअल एसेट वाला पूरा मामला है, इसमें क्या होगा कि यदि मान लीजिए 10,000 रुपये का एक बार लाभ हो गया है और दूसरी बार 3,000 रुपये की हानि हो रही है, तो उसको जो 10,000 रुपये लाभ हुए हैं उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये है, ये हो गया पहला कथन। और ये जो पहला कथन है ये सही भी है। दूसरा कथन क्या है कि आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। अभी जो हमने बताया है कि ये जो आभासी डिजिटल संपत्ति है इसमें 10,000 पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो शेयर मार्केट में पैसा होता है या और अन्य जगह पर होता है उसमें जितना लाभ होता है उसी पर सिर्फ टैक्स लिया जाता है। तो ये जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाता है। और तीसरा क्या है? उपहार के रूप में क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कर लगाया जाएगा। मान लीजिए अपने इंडिया में क्या है कि अगर किसी को उपहार दिया जाता है तो वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा, यदि उपहार भी दिया, गिफ्ट भी दिया जा रहा है तो उस पर भी टैक्स लिया जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन एक में कौन सा कथन सही होगा? पहला और तीसरा। दूसरा गलत ही है। पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्या है? ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपी को शुरू किया जाएगा। बजट में ऐसा मतलब क्या निर्मला सीतारमण ने कहा था। दूसरा कथन क्या है? डिजिटल रुपी से मुद्रा प्रबंधन प्रणाली सस्ती होगी। तीसरा कथन क्या है? डिजिटल रुपी को जारी करने के लिए एक अलग इकाई बनाई जाएगी। पहला कथन देखते हैं, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपी को शुरू किया जाएगा। क्या ये कथन सही है? ये कथन बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, ब्लॉकचेन पहले इस समझ लेते हैं ब्लॉकचेन होता क्या है।
ये 3 ब्लॉक हैं। अब इसका मतलब यही होता है कि यदि कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, मान लीजिए ये है, बी है, सी है। अब ये के द्वारा बी को कोई ट्रांजैक्शन किया गया, बी को द्वारा सी के, तो ये तीनों लोग उस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो ब्लॉकचेन तकनीक है ये बहुत पारदर्शी वाली तकनीक मानी जाती है। ये हो गई ब्लॉकचेन तकनीक। और ये डिजिटल रूपी क्या है? डिजिटल रूपी में ये होता है, मान लीजिए कि सब्सिडी सरकार के द्वारा खाद पर दिया जाता है, तो उसका मिसयूज भी तो किया जा सकता है। जैसे कोई खाद के लिए सब्सिडी दी गई और वो पैसा कहीं और खर्च कर दिया गया, तो ये डिजिटल रूपी लाई जाएगी। ये एक प्रकार का टोकन होगा, इस टोकन के सहारे ही लोगों को सब्सिडी मिलेगा। तो ये बात हो गई डिजिटल रूपी और ब्लॉकचेन तकनीक की, और ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? डिजिटल रूपी से मुद्रा प्रबंधन प्रणाली सस्ती होगी। ये भी सही है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए नोट है और उसको प्रिंट करना है तो उसमें पैसे तो लगेंगे, लेकिन ये जो डिजिटल प्रणाली होती है ये सस्ती होती है। तीसरा कथन क्या है? डिजिटल रूपी को जारी करने के लिए एक अलग इकाई बनाई जाएगी। ऐसा बजट में कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इसका मतलब कौन सा कथन सही? कथन 1 और कथन 2 सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत के सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ये होगा पहला कथन। और दूसरा कथन क्या है? वर्तमान में डाकघर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं। देखो, भारत के सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग, अभी क्या है कि ये जो पोस्ट ऑफिस है इंडिया के, ये कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सुविधाएं नहीं देते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है, बजट 2022-23 में क्या अनाउंसमेंट किया गया है कि ये जो डाकघर हैं, कितने डाकघर, लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, इनको क्या किया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। दूसरा कथन क्या है? वर्तमान में डाकघर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि पेमेंट बैंक क्या होता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक होता है, एसबीआई हो गया, और ये इलाहाबाद एचडीएफसी, ये सब हैं कॉमर्शियल बैंक। लेकिन ये 2017 नवंबर 2017 में क्या किया गया कि पेमेंट बैंक का अनाउंसमेंट हुआ कि पेमेंट बैंक की स्थापना की जाए। अब पेमेंट बैंक में कहा गया था कि 11 बैंकों की स्थापना की जाए, लेकिन वर्तमान में भी 7 बैंकों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें से जो पहले बैंक की स्थापना की गई थी उसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक। अब ये पेमेंट बैंक कॉमर्शियल बैंक से कैसे डिफरेंस होते हैं? जैसे एटीएम आपको दिया जाता है, डेबिट कार्ड दिया जाता है, ये कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। लेकिन जो पेमेंट बैंक है इनमें डेबिट कार्ड, एटीएम, ये सब तो दिया जाएगा, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है ये नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई भी उधारी जो होती है वो पेमेंट बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता है। इसका मतलब कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आय और मुनाफे पर, पहला कथन क्या है? आय और मुनाफे पर कोई भी अधिभार या उपकर को अब से व्यावसायिक व्यय के रूप में देखा जाएगा। पहला हो गया। दूसरा कथन क्या है? सरकार ने नई निगमित निर्माण कंपनियों के लिए एक और वर्ष, मतलब 2024 तक के लिए 15% की रियायत कर की पेशकश की है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले हम ऑप्शन 2 को देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनको लगाने के लिए जो नए उद्योग लगाए जाते हैं, कब तक, 2024 तक लगाए जाएंगे, उनके आय में, उनका जो मुनाफा होता है उसमें 15% टैक्स की रियायत दी जाएगी। वैसे कॉरपोरेट टैक्स इंडिया में 25% है, लेकिन 15% की रियायत दी जाएगी। कब तक? 2024 तक। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि 2024 तक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित
बिजनेस है उनको करने के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। ये हो गया दूसरा कथन, तो ये तो सही है। और पहला कथन क्या है? आय और मुनाफे पर कोई भी अधिभार अब से व्यावसायिक व्यय के रूप में देखा जाएगा। इसको समझते हैं। देखो, इसमें कहा गया है, निर्मला सीतारमण के भाषण में कहा गया था कि हेल्थ और एजुकेशन जो सेस लगाए जाते हैं उसको बिजनेस के खर्च के तौर पर नहीं देखा जाएगा। तो ये ऑप्शन जो पहला है ये गलत हो जाता है। इसका दूसरा कथन सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि ये जो ऑप्शन है ऊपर नीचे हो गए हैं। पहले ये ए है, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी है, ऊपर नीचे हो गया है। लेकिन जो सही है उसको बताते चल रहे हैं, वही लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? कथन पहला है, उन सभी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है? गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर विशेष तौर पर रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे ये गंगा नदी है, इसके इधर 5 किलोमीटर और इसके इधर 5 किलोमीटर जो नेचुरल मतलब केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा इन दोनों क्षेत्रों में। क्यों? जिससे ये जो गंगा नदी का पानी है ज़्यादा प्रदूषित ना हो, इसलिए ये किया जा रहा है। तो इसका मतलब कौन सा सही है? दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला है वो गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि ये इसमें लिखा है सभी किसानों को नहीं है, सिर्फ एससी और एसटी किसानों को कृषि वानिकी को अपनाने के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2022-23 में रक्षा पूंजीगत खरीद बजट का 58% घरेलू उद्योग के लिए रखा जाएगा। देखो, जो घरेलू इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, लेकिन जो 58% है ये 58% ना होकर 68%। मतलब जो सरकार है अब घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री से 68% सामान खरीदेगी, सिर्फ 32% सामान बाहर से आएगा। ये हो गया पहला कथन जो गलत है। क्यों? क्योंकि 68% होना चाहिए। दूसरा क्या है कथन? रक्षा अनुसंधान और बजट विकास का 25% उद्योग स्टार्टअप शिक्षाविदों मतलब डिफेंस एजुकेशन के लिए रखा जाएगा। ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्वेश्चन 6 का कौन सा सही है? बी, ओनली 2। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है? एनपीएस के तहत सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा को 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। ये क्या होता है? जो एनपीएस सिस्टम है पूरा काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई केंद्रीय कर्मचारी है, अब वो क्या करेगा? 14% अपना पैसा एक फंड में डालेगा और 14% पैसा सरकार एनपीएस में डालेगी। अब वो उसके मतलब रिटायरमेंट के बाद में मिल जाता है। तो 14 सरकार देती है और 14 जो कर्मचारी है वो भी देता है। ये सीमा पहले सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन इस बार क्या अनाउंस किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी 14% ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के लिए पहले ये थी 10%। अगला क्या है? क्वेश्चन 2, 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर, सहकारी समितियां मतलब जैसे अपने इंडिया का अमूल, सहकारी समितियों पर अधिभार को कम करके 10% कर दिया है। पहला तो सही है और दूसरा गलत है। क्यों गलत है? ये जैसे देखिए, मान लीजिए अमूल जितना मुनाफा कमाती है उस पर कर जो दिया जाएगा वो 10% ना होकर
7% दिया जाएगा। और जो पहले कितना था, 12%। अब 7% कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन, ये ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ MSME, फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, के लिए रैंप, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेजिंग, ए मतलब एक्सेलरेटिंग, और एम मतलब MSME, और पी मतलब प्रोग्राम, रेजिंग एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये तो पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है, ये उद्यम नहीं है, उद्यम है, उद्यम है। उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। ये सब जितने पोर्टल हैं कहीं ना कहीं नए स्टार्टअप के लिए हैं, या फिर जॉब मतलब जॉब प्रोवाइडर, ये सब है। जैसे NCS है, नेशनल कैरियर सर्विस, असीम हो गया, तो इन सबको क्या किया जाएगा, इंटरलिंक कर दिया जाएगा। तो क्या दूसरा कथन सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा, बोथ। क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा क्षेत्र के लिए देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, पहला कथन है। दूसरा क्या है, देश में इग्नू की मदद से एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। देखो, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए देश स्टैक ई पोर्टल नहीं है, यह है स्किल डेवलपमेंट के लिए है। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है। कौन, देश स्टैक की पोर्टल स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा क्या है, देश में इग्नू की मदद से डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, क्या बजट में ऐसा था, बिल्कुल नहीं। ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, देखो पहले क्या है कि केरला में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी थी और एक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में भी थी। तो ये दोनों जो डिजिटल यूनिवर्सिटी थी, ये बहुत बड़े लेवल पर नहीं थी, लेकिन जो अब स्थापित किया जा रहा है वो एक बहुत बड़े लेवल पर स्थापित किया जा रहा है, जिसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का हब स्पोक मॉडल पर है। ये क्या होता है, जिसमें कई यूनिवर्सिटी के सहायता से इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें कौन सा सही है, देश में ये मतलब दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2022-23 में 2500 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच के तहत जोड़ा जाएगा या लाया जाएगा। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, अभी बताते हैं क्यों। दूसरा कथन क्या है, अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब दूसरा कथन बिल्कुल सही है और पहला गलत है। पहला गलत क्यों है, ये जो कवच के तहत, कवच क्या है कि मतलब जो रेलवे के द्वारा रेलवे लाइन पर एक्सीडेंट होती है उसको रोकने के लिए ये कवच सिस्टम पूरा काम करेगा। और ये जो 2500 किलोमीटर है, ये ना होकर के 2000 किलोमीटर रेलवे रूट को विकसित किया जाएगा कवच के अंडर में। दूसरा क्या है, हाँ, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या होते हैं, जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, जो सामान होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो एक ही जगह पर बना दी जाती हैं। उसी प्रकार से ये जो ट्रेनों के लिए है, मालगाड़ियां जो होती हैं, उनके लिए भी एक ही जगह पर मतलब पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये होता है कार्गो टर्मिनल। तो बजट में अनाउंस किया गया है कि अगले 3 वर्षों में, आने वाले 3 वर्षों में 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, ये होता है। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, सिर्फ दूसरा सही होगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, PM गतिशक्ति
पीएम गति शक्ति में 7 इंजन शामिल हैं, पहला कथन है। पहला कथन पहले देख लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप हो गया है। क्या 7 इंजन शामिल हैं? बिल्कुल। कौन कौन से हैं? पहला है रोड, दूसरा रेलवे, तीसरा पोर्ट, चौथा एयरपोर्ट, चौथा एयरपोर्ट हो गया। पांचवा है मास ट्रांसपोर्ट, जैसे ये बस और ये सब हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पूरा हो गया, पांचवा मास ट्रांसपोर्ट हो गया। छठवां छठवां वाटरवेज, और सातवां लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इसमें लगभग वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो इन 6 में दिए हुए हैं, वो सब लगभग सातवें में शामिल हो जाते हैं। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो गया, 7 इंजन शामिल हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 10,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 10,000 नहीं, ये 25,000 किलोमीटर तक है, जिसमें बहुत सारे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे ये सब बनेंगे। तो कौन सही है? सिर्फ पहला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है? 12 में लिखा है ULIP, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म को भारत में दक्षता बढ़ाने और रसद लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है? 2022-23 में ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लागू किए जाएंगे। पहले देख लेते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक होता है PPP मॉडल और एक होता है ज्वाइंट वेंचर। जैसे देखो, कोई रोड बनाया जाता है तो सरकार के द्वारा और कोई कंपनी है उन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया, तो टोल जैसे मान लीजिए उस कंपनी के द्वारा जितना पैसा लगाया गया है उसको वसूलने के लिए क्या किया जाएगा कि वो टोल वसूल करेगी लोगों से, और उसका वहां से पैसा आ जाएगा कि मतलब 15 सालों तक जिस कंपनी ने टोल वसूला वहां से उतना पैसा आ गया। ये होता है PPP मॉडल। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? PPP मॉडल में सरकार के हाथों में होता है। लेकिन जॉइंट वेंचर जो होता है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी और सरकार, ये दोनों लोग मिलकर आए और इन दोनों ने एक नई कंपनी ही बना दी। अब नई कंपनी, जैसे हम एक उदाहरण के साथ बताते हैं। एक कंपनी बनाई गई थी इसरो के द्वारा और उसमें प्राइवेट कंपनी भी शामिल थी और उस कंपनी का नाम था अंतरिक्ष। ये क्या कर रही थी? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। ये क्या कर रही थी कि जो छोटे देश हैं जैसे भूटान, श्रीलंका, इन सब के सैटेलाइट को छोड़ रही थी, तो जो मुनाफा होता था वो कौन लेती थी? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। क्योंकि इसरो कमाई नहीं कर सकती है, तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन एक प्रकार की जॉइंट वेंचर कंपनी हुई। ये होता है जॉइंट वेंचर और PPP मॉडल में अंतर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहले यूलिप को भारत में दक्षता बढ़ाने और रसद लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे ऑनलाइन अगर आप अमेजॉन से कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है। इसी प्रकार से अगर कोई सामान है, मान लीजिए चेन्नई से लखनऊ लाना हुआ, तो उसकी भी ट्रैकिंग करने के लिए एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। इसका मतलब ये कथन सत्य है, पहला कथन सत्य है। अब दूसरा कथन क्या है? 2022-23 में ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लागू किए जाएंगे।
ये तो सही है कि 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लागू किए जाएंगे, लेकिन ये जॉइंट वेंचर के माध्यम से नहीं होंगे। ये सब पीपीपी मॉडल पर ही आधारित होंगे। मतलब फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल का फुल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें सही कौन सा होगा? सिर्फ पहला ही सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है? पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये कथन जिसने भी बजट थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा वो भी बता देगा कि ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इसमें ये हिंदी टाइपिंग में गलती है। फसल मूल्यांकन भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल ये भी सही है। मतलब दोनों कथन सही हैं इसमें। इसमें बताने वाली बात यही है। हाँ देख लो, पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे कनेक्टिविटी प्रदान, मतलब रोपवे क्या मतलब हुआ? जैसे उड़न खटोला जो होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं उड़न खटोला है, ये एक प्रकार का रोपवे है। 8 रोपवे 8 जगह पर 60 किलोमीटर, मतलब एक एक जगह पर 60 किलोमीटर नहीं, पूरे 8 जगहों पर मिलाकर 60 किलोमीटर रोपवे का विकास किया जाएगा। तो इसमें दोनों कथन सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है? 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहने का अनुमान है। ये हम बजट के पार्ट 1 में पूरा इसके बारे में बता चुके हैं, राजकोषीय घाटा के बारे में। और दूसरा कथन क्या है? 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 4.5% राजकोषीय घाटा प्रस्तावित किया गया है। मतलब इतना टारगेट रखा गया है। कथन तीसरा क्या है? 2022-23 में राज्यों के लिए जीएसडीपी मतलब स्टेट के लिए 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी। ये भी सही है। ये सब हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं बजट के पहले वीडियो में। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या है? हॉस्पिटैलिटी, जैसे ये हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल इंडस्ट्री हो गया, और ये जो मैरिज हॉल होते हैं ये सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही आते हैं। हॉस्पिटैलिटी और संबंधित सेवाओं ने महामारी के पूर्व के अपने व्यापार स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि पहली वेव आई थी तो भी सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज़्यादा झटका लगा था, और जब दूसरी वेव आई तब भी, कोविड-19 की जब सेकेंड वेव आई तब भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा था। तो इसका मतलब पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? आपातकालीन मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना स्कीम के तहत बैंक मौजूदा उधारकर्ताओं को न्यूनतम संपार्श्विक संपार्श्विक ऐसा ना याद रखो, इसको न्यूनतम गिरवी कह सकते हैं। न्यूनतम गिरवी पर अतिरिक्त ऋण प्रदान करती है। इसको समझाते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ऐसी स्कीम है। ये जो कथन दूसरा कथन ये है कि क्या ये ऐसी स्कीम है कि आपको पहले कुछ ना कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी तभी लोन मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दूसरा कथन गलत है। और ये जो दूसरा कथन इसको और देखो, 2022-23 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ाने की भी बात कही गई है, क्योंकि ये
अगर आप देखेंगे 2021-22 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी मतलब इस स्कीम के तहत ज्यादा लोन दिए गए थे, तो उसको 2023 तक कर दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन 2 गलत है, कथन दूसरा गलत है और पहला पहला भी गलत होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 2022-23 के बजट में उल्लेखित मिशन शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संबल और सिद्धि मिशन शक्ति की दो उपयोजनाएं हैं, क्या ये सही है? दूसरा है संबल महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। देखो, संबल नहीं, संबल और सिद्धि नहीं होगा, सामर्थ्य होगा। संबल और सामर्थ्य मिशन शक्ति की दो उपयोजनाएं हैं, ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा जब ये सामर्थ्य होगा, इसलिए गलत होगा। और दूसरा क्या होगा? संबल महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, बिल्कुल सही है, इसलिए कौन सही होगा? ओनली टू, मतलब ऑप्शन डी। संबल और सिद्धि के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। संबल है वो किसके लिए है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन के लिए है, मतलब महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। और जो सामर्थ्य है, यहां पर सिद्धि नहीं होगा, सामर्थ्य। जो सामर्थ्य है वो किसके लिए है? महिलाओं को इंपावर करने के लिए है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बजट 2022-23 में उल्लेखित मिशन वात्सल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कौन सा है? मिशन वात्सल्य आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा, क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन क्या है? इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, कौन सही है इसमें? दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि इसको समझने की जरूरत है। किसको? मिशन वात्सल्य को। यह है क्या? देखो, मिशन वात्सल्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें किया क्या जा रहा है? इसमें मतलब हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसके? बच्चों के लिए। 18 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए मतलब एक स्वस्थ लाइफ हो, उसके लिए। दूसरा, उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। और तीसरा क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो आया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसमें क्या कहा गया था कि जो मतलब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं वो जो अपराध करते हैं उसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, ये बजट में घोषणा की गई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो इसमें कौन सही होगा? दोनों गलत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है? देश भर में बुनियादी ढांचे को फंड करने के लिए बजट में पीएम डिवाइन योजना की घोषणा की गई है। पीएम डिवाइन योजना, इस पर बात करेंगे अभी। दूसरा क्या है? मिजोरम में बैम्बू लिंक रोड का निर्माण पीएम डिवाइन के तहत होगा। अब इसमें बताना है, पहला है वो बिल्कुल गलत है और दूसरा है वो बिल्कुल सही है। देखो, पीएम डिवाइन योजना, इसका पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये होता है पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म। अच्छा, पीएम डिवाइन फुल फॉर्म ये, जैसे मान लीजिए हमने कहा था अभी पीएम गतिशक्ति, ये क्या था कि पूरे देश में लागू किया जा रहा है, लेकिन जो पीएम डिवाइन है ये सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू किया जा रहा है। अच्छा, इसको लागू कौन कर रहा है?
नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा लागू किया जा रहा है पीएम डिवाइन स्कीम को। और दूसरा तो सही ही है, मिजोरम में बैम्बू मतलब बांस लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा पीएम डिवाइन के तहत। दूसरा सही है और पहला गलत है। तो कौन सा सही होगा? दो, मतलब सी, ऑप्शन सी सही होगा। 19वां क्वेश्चन क्या है? 2022-23 में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 35.4% की वृद्धि होगी। ये तो पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है? गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, पहला कथन। बजट के जो बजट का पार्ट 1 वाला वीडियो था वो देखेंगे तो तब आप लोगों को पता चलेगा। ये जो पूंजीगत व्यय है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इस बार 35.4% की वृद्धि देखी गई है। किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और दूसरा कथन क्या है? गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म पहले बताओ। गिफ्ट GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। ठीक है, गिफ्ट का यही फुल फॉर्म होता है। मतलब गुजरात में एक प्रकार की वहां पर फिनटेक कंपनियां जितनी हैं वो सब मतलब वहां पर ज्यादा स्टेब्लिश हैं गुजरात में, इसीलिए उसको गिफ्ट सिटी एक अलग से बना दिया गया है। तो इसमें दूसरा कथन है जो गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है, पहला भी दूसरा भी। अच्छा, इसका काम क्या होगा? इसमें क्या होगा? जैसे लंदन और सिंगापुर की तर्ज पर ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर होगा, मध्यस्थता केंद्र होगा, ये बनेगा। यहां पर जो बड़े डिस्प्यूट हो जाते हैं, डिस्प्यूट मतलब मान लीजिए कोई बड़े डिस्प्यूट हो जाते हैं, उसको निपटाया जाएगा। कहां पर? ये जो सेंटर बन रहा है मध्यस्थता केंद्र, यहां पर। इसका मतलब दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा बोथ। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है? राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का लक्ष्य 2030 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुनी करना है। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, पहले ये समझने वाली बात है। पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए हम विदेशों से कोई मशीन खरीदते हैं। जैसे अगर कोई पत्थर काटने वाली मशीन है, अगर वो विदेश से खरीदते हैं तो एक प्रकार की वो पूंजीगत वस्तुएं हैं, जिससे मतलब दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए। तो इसका यह टारगेट रखा गया है कि 2030 नहीं 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनको दोगुने तौर पर उत्पादन करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या है? ये कटे और पॉलिश किए हुए, कूटे नहीं होगा, कटे और पॉलिश किए हुए हीरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। यह कथन बिल्कुल सही है, इसलिए कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला गलत, दूसरा सही, मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या है? जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कौन सा है जल जीवन मिशन के बारे में? इसका लक्ष्य 2030 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। क्या यह पहला कथन सही है? दूसरा कथन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल से जल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। अब ये देखो, दूसरा कथन तो सबको पता होगा कि दूसरा कथन सही है, क्योंकि गोवा ही पहला राज्य बना है जिसने नल से जल 100% उपलब्ध कराई है। और जो पहला कथन है, इसका लक्ष्य 2030 तक
सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। ये कथन बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? इसका लक्ष्य 2030 नहीं है, इसका लक्ष्य 2024 है, इसलिए ये गलत है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला गलत, दूसरा सही, इसका मतलब ऑप्शन डी। अच्छा, जल जीवन मिशन के बारे में और कुछ चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। बजट 2022-23 में सरकार का जल जीवन मिशन पर बहुत ज्यादा जोर है। क्यों जोर है? 2021 में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि जो 60 लाख भारतीय हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और प्रत्येक साल 2 लाख लोग गंदे पानी पीने की वजह से मर भी जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो बजट 2022-23 का अनाउंसमेंट किया गया है उसमें जो पैसा एलोकेट किया गया है वो 60,000 करोड़ किया गया है। मतलब जल जीवन मिशन पर 60,000 करोड़ रुपए पैसे खर्च किए जाएंगे। लगभग ये आप मान सकते हैं कि ये मनरेगा के बराबर है। मनरेगा का 73,000 करोड़ है। जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, किसी भी मिशन पर खर्च किया जाता है जो पैसा, वो मनरेगा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है और उसके बाद दूसरे स्थान पर है जल जीवन मिशन। तो ये हो गई बात जल जीवन मिशन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कौन सा है? यह कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए व्यापक कार्यक्रम है। कथन दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 4 योजनाएं शामिल हैं। और कथन तीसरा है, इसे समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। अब बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो हम पहला कथन देखते हैं। यह बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? ये कक्षा 9 से 12 तक नहीं है। मतलब प्री शुरुआती से देखा जाए कक्षा 1 से लेकर और 12 तक है, इसलिए पहला कथन गलत है। और कथन दूसरा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 4 योजनाएं शामिल हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। 4 मिशन वो कौन कौन से हैं ये शामिल हैं? तो वो कौन कौन से मिशन हैं? पहला मिशन है साक्षर भारत, दूसरा मिशन है सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा मिशन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और चौथा है वो मतलब सेंटर के द्वारा फंड किया जाता है, उसका नाम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन। तो ये चौथा मिशन है। तो इसका मतलब इसमें 4 योजनाएं शामिल हैं। कथन दूसरा बिल्कुल सही होगा। कथन दूसरा सही है। कथन तीसरा देखते हैं, इसे समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कथन सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सही हो जाएगा? दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। यह है पहला कथन। दूसरा कथन क्या है? DFIs मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोगों से जमा स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखना है इसमें कौन सा कथन सही है। इस कथन को इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इसके बारे में नेफिड के बारे में समझ लेते हैं होता क्या है। देखो, RBI के द्वारा लोन दिया जाता है और देखा जाए तो RBI के ऊपर बहुत सारे काम रहते हैं, इसीलिए उसने क्या किया कि अलग अलग सेक्टर जैसे कृषि के लिए नाबार्ड, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री मतलब छोटे उद्योग के लिए, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक ये मतलब हाउसिंग सेक्टर के लिए अलग अलग बैंकों का निर्माण कर दिया गया। अब ये करेंगे क्या कि ये सबको लोन नहीं देंगे। जैसे अगर नाबार्ड है तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित यदि कोई लोन ले रहा है उसी को सिर्फ नाबार्ड के द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक नए बैंक की स्थापना की गई है, वो कौन सा है? नेफिड। ये क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी लोन है सिर्फ उसी को दिया जाएगा नेफिड के द्वारा। यह बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल सही है।
हाँ, नैफेड को प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है, ये भी सही है। अब ये देख लेते हैं डीएफआईज क्या होते हैं। डीएफआई जैसे देखो, लोन इंडिया में क्या है कि अगर लोन दे दिया जाता है तो डूबने का बड़ा चक्कर रहता है कि ऐसा ना हो कहीं डूब जाए, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो जहां पर रिस्क होता है वहीं पर डीएफआई के द्वारा लोन दिया जाता है। जहां पर रिस्क होता है वहीं पर डीएफआई के द्वारा लोन की मंजूरी दी जाती है और फिर वो बैंक देते हैं। और डीएफआई जो है वो लोगों का जमा स्वीकार नहीं करते हैं कि मतलब कोई आम आदमी जाए और वहां पर अपना पैसा जमा कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए कथन दूसरा भी सही है और कथन पहला भी सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए सही होगा, बोथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है निम्हांस, निम्हांस इसका नोडल केंद्र होगा। दूसरा कथन है इसमें 23, इसमें डेली नहीं है टेली होगा, टेली मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क शामिल होगा। और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर इसे तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। पहले ये देखते हैं राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम होता क्या है। कोविड में ये देखा गया कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब उसके लिए क्या किया गया, मेंटल हेल्थ कार्यक्रम चलाया गया। और उस टाइम पर क्या था कि लॉकडाउन था और लोग मतलब एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे। तो उसके लिए क्या किया गया कि टेलीमेडिसिन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या होता है कि जैसे वीडियो कॉलिंग के जरिए लोग सलाह ले सकते हैं, फोन के जरिए डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। यह है पूरा टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब इसमें पहला है निम्हांस इसका नोडल केंद्र होगा। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। पहले हम देख लेते हैं निम्हांस क्या होता है। NIMHANS इसका फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, मतलब न्यूरो साइंसेज से रिलेटेड है। तो इसमें लिखा है निम्हांस इसका नोडल केंद्र होगा किसका, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का। बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा कथन है इसमें 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क शामिल होगा। यह भी कथन सही है, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इसे तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह भी पॉइंट सही है, मतलब इसमें तीनों का तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन हो जाएगा, 1 2 3, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, उत्तरी सीमाओं पर कम आबादी वाले गांवों को कवर किया जाएगा। दूसरा कथन क्या है, इस कार्यक्रम को गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। पहले हम ये देखते हैं होता क्या है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को समझने से पहले चाइना का एक प्रोग्राम है उसको पहले समझ लेते हैं। उसका नाम है मॉडल विलेज प्रोग्राम। ये क्या है, मॉडल विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत चाइना जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर जो गांव हैं उनको डेवलप कर रहा है। उसी को टक्कर देने के लिए, ऐसा कह सकते हैं, उसी को टक्कर देने के लिए इंडिया के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां पर कम कनेक्टिविटी है, आबादी भी कम है, उनको विकसित किया जाएगा। यह है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, उत्तरी सीमाओं पर कम आबादी वाले गांवों को कवर किया जाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है इस कार्यक्रम को गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। यह भी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ही किया जा रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा सही होगा, बोथ, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पहला कथन क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। क्या बजट में ऐसा प्रस्ताव है कुछ? ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है? परिवेश एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो हरित परियोजनाओं को मंजूरी देता है। हरित मतलब ग्रीन क्लियरेंस, जो मतलब मान ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट है वो होता है ग्रीन क्लियरेंस। अब पहला कथन देखते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। मतलब सब डिजिटल बैंक होंगे, ज्यादातर सब कुछ डिजिटली किया जाएगा। और इनको स्थापित कौन करेगा? ये जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक मतलब जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब हैं, इनके द्वारा 75 बैंकों की स्थापना की जाएगी। दूसरा कथन भी सही है। परिवेश एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो हरित परियोजनाओं को मंजूरी देता है। यह भी सही है। और परिवेश पोर्टल को लॉन्च कब किया गया था? यह ध्यान रखना, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। इसमें कौन सा सही है? दोनों कथन सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में है सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को घटाकर 15% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, दूसरा कथन, निजी कंपनियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को बजट में बढ़ा दिया गया है। अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। देखो, बजट में ये जो सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव न्यूनतम मिनिमम टैक्स को घटाकर 15% कर दिया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। ये पहले था 18.5%। अच्छा, ये कौन सा कर होता है? अगर कोई सहकारी समिति है तो उसको कम से कम इतना कर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसको घटाकर अब 15% कर दिया गया है। मतलब कोई सहकारी समिति है उसको 15% तो कर देना ही देना है, यह कहा जा रहा है इस कथन में। और कथन दूसरा क्या है? निजी कंपनियों के लिए, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर को बजट में बढ़ा दिया गया है, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसलिए कथन दूसरा है वो बिल्कुल गलत है और कथन पहला सही है। इसका मतलब ओनली वन, 27 का ओनली वन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 ये देखते हैं, भारत सरकार को पैसा कहां से आता है? हमने बजट का जो पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें यह बताया था कि सबसे ज्यादा जो पैसा होता है भारत सरकार को वो उधारी से ही आता है। जो बजट पूरा सिस्टम, ये बजट का पूरा तंत्र काम करता है, ये कहीं ना कहीं उधार के ही दम पर काम करता है। क्योंकि हमने ये भी बताया था उसमें कि सरकार पहले क्या करती है कि अपने खर्चे को प्लान कर लेती है और आमदनी को बाद में प्लान करती है। तो जब खर्चे को पहले प्लान कर रही है तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं से तो उधार लेना पड़ेगा। तो इसमें कहा जा रहा है भारत सरकार को पैसा कहां से आता है, तो इसमें पहला है उधार और अन्य देनदारियां, दूसरा है आयकर, तीसरा है कस्टम और चौथा है जीएसटी। अब इसको मतलब उसमें अरेंज करना है कि कौन कहां से सबसे ज्यादा आता है। तो सबसे ज्यादा हमने बताया है कि उधार से मतलब बोरोइंग से सबसे ज्यादा आता है, कितना? 35%। और फिर उसके बाद में आता है जीएसटी से, कितना आता है? 18%। मतलब देखो, इसको समझ लेते हैं इन आंकड़ों को। अगर 100 रुपए आ रहे हैं मान लीजिए सरकार के पास, तो उसमें 35 रुपए कहां से आ रहे हैं? सिर्फ उधार लिया जा रहा है
सरकार के द्वारा। अच्छा, उधार कई प्रकार से ले सकती है सरकार, या तो बॉन्ड जारी कर सकती है, और जब बॉन्ड जारी करेगी तो जाहिर सी बात है उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है, और लोन लेगी तो जाहिर सी बात है उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो कई जगह से ले सकती है। 35%, 18% जीएसटी से आता है। अगर 100 रुपए हैं तो उसमें 18% जो सरकार एक साल में कमाती है उसका 18% जीएसटी ही होता है। और फिर आ जाता है इनकम टैक्स, ये कितना होता है? 15%। और कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स ये दोनों बराबर होता है। कॉरपोरेट टैक्स मतलब ये जो बिजनेस बिजनेस घराने से आता है उसको कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। तो 15% ये भी होता है और 15% कॉरपोरेट भी होता है। और फिर होता है कस्टम। कस्टम होता है ये कितना? ये 5% आता है। तो ये पूरा क्रम है। तो इसमें कौन सा क्रम हो जाएगा? मतलब सबसे ज्यादा आता है कहां से? पहले से, फिर उसके बाद में चौथा मतलब जीएसटी से, फिर कहां से? दूसरा दूसरा मतलब आयकर। आयकर मतलब 15%। और फिर आता है कस्टम से मतलब 3। यही सीक्वेंस होगा, 1 4 2 3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 1 4 2 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब भारत सरकार अपना पैसा ज्यादा खर्च कहां पर करती है, ये देखते हैं। भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि ब्याज भुगतान पर होती है। क्या ये कथन सही है? सरकार ने पेंशन पर सबसे कम राशि खर्च की है। क्या ये कथन सही है? देखो, इसको समझ लेते हैं कि सरकार पैसा खर्च कहां पर करती है। हमने क्या कहा था? उधार सबसे ज्यादा ले रही है, मतलब सरकार के पास वो प्राप्तियां है एक प्रकार की। और जब उधार ले रही है तो उसको चुकाना भी पड़ेगा। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। तो ये जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है कि अधिकतम राशि उसका मतलब जो ब्याज है उस पर ही चला जाता है। और फिर दूसरा क्या है? सरकार ने पेंशन पर सबसे कम खर्च किया है, ये भी बिल्कुल सही है। अब पहले इसको अरेंज कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार खर्च कहां पर करती है। इंटरेस्ट पर 20%, मतलब जो कर्जा चुकाती है उस पर 20% पैसा। फिर सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीमें होती हैं, जो योजनाएं चलती हैं, उस पर 15% पैसा खर्च किया जाता है। फिर उसके बाद में ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब जो राज्यों में स्कीम चल रही है और मतलब कोई स्कीम चल रही है तो उसमें केंद्र का भी जो योगदान होता है उसको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस पर 9% खर्च किया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पर, उसके बाद में सरकार जो केंद्र सरकार की स्कीमें होती हैं उस पर, फिर उसके बाद में जो राज्य की स्कीमें होती हैं उसमें जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है उस पर 9% खर्च किया जाता है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 29। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 29 में ही एक चीज और समझ लेते हैं। फाइनेंस कमीशन 2021 से 26 इसकी जो रिकमेंडेशन है उसको देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो टैक्स का जो बंटवारा होता है किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इसमें यह कहा गया है कि जो 41% पैसा होगा वो तो स्टेट को जाएगा, मतलब राज्यों में वितरित कर दिया जाएगा। ये 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है जो 21 से 26 तक है। और इसके पहले 42% ये जो पैसा था ये 42% वितरित किया जाता था राज्यों में। अच्छा, ये कम क्यों कर दिया गया है? जैसे सेंटर के द्वारा ही जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको पैसा दिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर का जो पैसा है वो क्या किया गया है कि सेंटर के पास रख लिया गया है। और सिर्फ अब 41% पैसे जो मतलब 13वें वित्त आयोग में देखा जाए तो वो 42% थे। तो ये एक पॉइंट बताना था। तो
इसी के साथ ये पूरा बजट का जितना एमसीक्यू है समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।